पुनर्जन्म एक ऐसा विषय जिसे कोई सच मानता है तो कोई इसे बकवास कहता है। पूरी दुनिया में इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन भारत में ऐसा माना जाता है कि इंसान का शरीर तो मर जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और उसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानिए पुनर्जन्म की 3 सच्ची कहानियां। शांति देवी। 11 दिसंबर 1926 को भारत की राजधानी दिल्ली शहर में एक बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम शांति रखा गया। शुरू में तो सब कुछ एक आम बच्चियों की तरह ही वो खेलना कूदना मस्ती करने में अपना पूरा दिन गुजारती थी, लेकिन 1930 की शुरुआत में ही उसने अपने माँ बाप से अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। अजीब इसलिए क्योंकि वो मात्र 4 साल की थी जब उसने अपने परिवार वालों से कहा कि उसका असली घर ये नहीं बल्कि यहाँ से 145 किलोमीटर दूर मथुरा में है, जहाँ उसका पति भी रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने पति की 3 विशेषताएं भी बताई। वो गोरा है, चश्मे पहनता है और उसके बाएं गाल में एक बड़ा सा मस्सा भी था। उसने ये भी कहा कि उसके पति की दुकान मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने है। ये सारी बातें सुनकर शांति के माँ बाप तो हैरान रह गए। आखिर वो मात्र 4 साल की थी और ये कहानियां पिरोकर सुनाने के हिसाब से बहुत छोटी भी। वो लगातार उन्हें मथुरा साथ जाने को कहती थी, लेकिन वो लोग इस कहानी को मानने से साफ इनकार कर देते थे। इससे तंग आकर मात्र 6 साल की उम्र में मथुरा पहुंचने की कोशिश में वो घर से भाग गई, लेकिन घर वालों ने उसे पकड़ लिया। ये कहानी पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और शांति के स्कूल तक भी पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी शांति से इंटरव्यू कर ले। स्कूल के शिक्षक और प्रधान अध्यापक एक एक कर शांति से सवाल पूछने लगे। वो सभी का जवाब देती और बीच बीच में मथुराई भाषा का भी इस्तेमाल करती और साथ ही अपने पति का नाम केदारनाथ बताया। प्रधान अध्यापक ने मथुरा में उस नाम के एक व्यापारी को ढूंढ निकाला जिसने 9 साल पहले एक बेटे को जन्म देने के बाद अपनी पत्नी लुगदी देवी को खो दिया था। केदारनाथ को मथुरा से दिल्ली बुलाया गया और उसे कहा गया था कि वो खुद को शांति के सामने केदारनाथ का भाई बताएगा, लेकिन शांति उन्हें देखते के साथ ही पहचान गई। शांति ने केदारनाथ और उसकी पत्नी की व्यवहारिक जीवन से जुड़ी कई निजी बातें भी बता डाली, जिससे केदारनाथ को तो पक्का यकीन हो गया कि लुगदी देवी का शांति के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। इस बात की कहानी एक कान से दूसरे कान होते हुए महात्मा गांधी के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम को शांति के पास भेजा। 19 नवंबर 1935 को ये टीम शांति को लेकर मथुरा पहुंच गई। शांति यहाँ लुगदी देवी के परिवार वालों को बड़े आसानी से पहचान जा रही थी। उसने ये भी कहा कि केदारनाथ ने लुगदी देवी को कुछ ऐसे वादे भी किए थे जो उसने कभी पूरा नहीं किया। सारी जांच पड़ताल करने के बाद ये टीम वहाँ से चली गई और 1936 में इस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट छापा गया कि शांति देवी लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। शांति देवी ने कभी शादी नहीं किया। वो हर जगह इंटरव्यू में अपनी इस कहानी को दोहराती थी और अपने मृत्यु से ठीक 4 दिन पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने पिछले जन्म के एक्सपीरियंस से मौत के करीब कैसा लगता है वो बताया था और 27 दिसंबर 1987 को उनका निधन हो गया था। फिर 1994 में एक स्वीडिश ऑथर ने उनकी जीवनी पर एक किताब लिखी थी। बार्बरा कैरोलिन। अब जिनकी पुनर्जन्म की कहानी हम जानने जा रहे हैं वो कोई आम लड़की नहीं थी। उनका नाम एन फ्रैंक था। जी हाँ, बार्बरा कैरोलिन खुद को एन फ्रैंक की पुनर्जन्म की अवतार मानती हैं। लेकिन कैसे, सच झूठ जानने से पहले मैं आपको एन फ्रैंक के बारे में कुछ बता देती हूँ। एन फ्रैंक एक ज्यूइश लड़की थी जो नाजी सेना के टॉर्चर के डर से अपने पिता के ऑफिस में कुछ लोगों की मदद के साथ 2 सालों तक अपने परिवार के साथ छिपी रहती है। इस छोटी सी जगह में वो अपने घुटन को कम करने के लिए और आज़ादी महसूस करने के लिए डायरी लिखती थी और ये डायरी उसके पिता ओटो फ्रैंक ने एन के 13वें जन्मदिन पर दिया था। इन बेचारे फ्रैंक परिवार की 2 साल की तपस्या बर्बाद हो गई जब उनके किसी जान पहचान वाले ने उनकी इस खुफिया ठिकाने की जानकारी नाजियों को कर दी थी और दूसरे दिन ही नाजी ऑफिसर्स उन्हें वहां से अगवा कर कंसंट्रेशन कैंप ले गए और 1 साल के अंदर ही यहाँ एन फ्रैंक की जान चली गई थी। एन फ्रैंक भले ही एक फेमस हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर नहीं बन पाई, लेकिन एक फेमस हॉलोकॉस्ट विक्टिम ज़रूर बन गई। जब उनकी इस डायरी को 25 अप्रैल 1947 में एन फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से छापा गया और देखते ही देखते एन फ्रैंक सबसे कम उम्र की विश्वविख्यात लेखिका बन गई। चलिए, अब आप बहुत कुछ एन फ्रैंक के बारे में जान गए हैं और अब बार्बरा कैरोलिन के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो खुद को एन फ्रैंक का पुनर्जन्म कहती हैं।
1954 स्वीडन में जन्म लेने वाली बारबरो को 2 साल की ही उम्र से कई डरावने सपने आते थे, जिससे डर कर वो अकबका कर उठ जाती थी और कांपने लगती थी। और तो और वो अपने माँ बाप से कहती कि वो उसके असली माँ बाप नहीं है और उसका नाम बारबरो नहीं एन है, जबकि इस वक्त तक एन फ्रैंक की डायरी स्वीडिश भाषा में नहीं ट्रांसलेट की गई थी। बारबरो के माँ बाप को तो एन फ्रैंक या उसकी दर्दनाक कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस ये सब कुछ बारबरो के दिमाग का वहम समझते थे। इस वजह से बारबरो की इस परेशानी पर बात करने वाला कोई था ही नहीं। उसे समझ नहीं आता था कि वो 2 अलग अलग दुनिया में क्यों जी रही है। वो धीरे धीरे शांत होने लगी और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताती थी। लेकिन जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तब उसे पता चला कि एन फ्रैंक एक असली लड़की थी। 10 साल की उम्र में बारबरो का परिवार यूरोप के दौरे में जाता है, जहां वो लोग एन फ्रैंक के इस खुफिया घर में भी जाने की सोचते हैं, जिसे अब एन फ्रैंक म्यूजियम बना दिया गया है। वो लोग इस म्यूजियम में जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर ही रहे होते हैं कि अचानक बारबरो कहती है कि हम लोग वहाँ पैदल भी जा सकते हैं। वो यहाँ से उतना दूर भी नहीं है, जिसके लिए बारबरो के माँ बाप मान जाते हैं। सोचिए, वो 10 साल की ही थी और इस जगह वो पहली बार घूमने आई थी। लेकिन 10 मिनट के अंदर ही वो अपने माँ बाप के साथ म्यूजियम पहुंच जाती है और फटाफट इस तीखी सीढ़ियों से चढ़ते हुए वो एन फ्रैंक के कमरे तक पहुंचती है और कहने लगी, ये फ़ोटो तो अभी यहाँ है, जबकि वहाँ कोई फ़ोटो नहीं थी। और उस समय जब उसे वाकई में होश आया कि वहाँ कोई फ़ोटो है ही नहीं, तो उसे चक्कर आने लगा और अकबका कर वो वहाँ से बाहर निकल गई। लेकिन बारबरो की माँ ने जब म्यूज़ियम के एक स्टाफ से उस फ़ोटो के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यहाँ फ़ोटो लगी हुई थी, लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए हटा दिया गया है। ये सुनकर तो वो हैरान हो गई थी। लेकिन 14 साल बाद बारबरो को बुरे सपने आने बंद हो गए। वो आगे जाकर एक ऑथर और पुलिस बनी। ये बडी इलियास है, एन फ्रैंक के कज़न और आखिरी बचे परिवार के सदस्य भी। वो भी बारबरो को एन फ्रैंक का पुनर्जन्म ही मानते हैं। द पुल्लॉक ट्विंस। ये कहानी 1957 में मई के महीने में इंग्लैंड के एक छोटे से शहर हेक्सहैम में शुरू हुई थी। वो दिन हर आम दिन की ही तरह था, जब 11 और 6 साल की 2 बच्चियां जोआना और जैकलीन चर्च जाने के लिए घर से निकली ही थी। तब रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी और लगभग मौके पर ही उन दोनों बहनों की मौत हो गई थी। बाद में जब जांच पड़ताल हुई तब पता चला कि उस ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर उन दोनों बच्चियों को टक्कर मारा था, वो भी एक दिमागी तौर से पागल महिला के कहने पर। इन दोनों बच्चियों के माँ बाप इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने जिंदगी से हार मान लिया था। तभी उन्हें एक खुशखबरी का पता चला, फ्लोरेंस माँ बनने वाली थी। ये बात पता लगते ही जॉन और फ्लोरेंस को जीने की उम्मीद मिल गई। वैसे तो वो लोग कैथोलिक थे और पुनर्जन्म की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। जॉन हर वक्त फ्लोरेंस से कहते रहते थे कि उनके दोनों बेटियों का परिवार में जुड़वा बच्चों के रूप में पुनर्जन्म होगा, जबकि इस बात को ना ही उनकी पत्नी और ना ही डॉक्टर मानते थे। वो इससे बिल्कुल गलत कहते थे। लेकिन सभी बातों को एक तरफ रखते हुए 4 अक्टूबर 1958 को फ्लोरेंस 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। उन दोनों का नाम गिलियन और जेनिफर रखा गया। लेकिन एक अजीब बात थी कि दोनों ट्विंस होने के बाद भी उनके बर्थमार्क अलग थे, जो कि बहुत रेयर होता है। ऊपर से जेनिफर और उसकी मर चुकी बहन जैकलीन की बर्थमार्क एक ही जगह पर थी। इसके अलावा 3 साल तक तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने शहर के सभी गली कूचे, जैकलीन का पसंदीदा प्लेग्राउंड का नाम, वो चर्च का रास्ता, जबकि इससे पहले ना ही उन लोगों ने इन जगहों के नाम सुने थे और ना ही शहर के रास्तों का उन्हें कुछ पता था। आखिर वो 3 साल की तो थी। और हाँ, वो खिलौने भी जिससे उनकी बहनें खेला करती थी। ये जुड़वा बच्चियां अपनी मर चुकी बहन के खिलौनों को उनके असली नाम से पुकारा करती थी, जबकि उनके माँ बाप ने उन खिलौनों को उनकी नज़र के सामने से हटा रखा था। लेकिन इतना कुछ देखते हुए भी फ्लोरेंस, इन बच्चियों की माँ, इसे पुनर्जन्म नहीं मानती थी। लेकिन वो इसे मान गई जब फ्लोरेंस ने अपनी जुड़वा बच्चियों को उस ट्रक एक्सीडेंट पर बात करते हुए सुना। गिलियन जेनिफर से कह रही थी, तुम्हारी आंखों से खून निकल रहा था, यही तुम्हें उस ट्रक ने टक्कर मारा था। ये सुनकर वो हैरान रह गई। इन जुड़वा बच्चों को कार में बैठना या उनकी इंजन की आवाज़ से उन्हें डर लगता था। 5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्हें अपने डरावने सपने या कहें कि पिछले जन्म की बातें याद आना बंद हो गया था। इन पुल्लॉक ट्विंस को पुनर्जन्म का एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ये तर्क देकर इन्हें गलत साबित करना चाहते हैं कि माना कि उनके माँ बाप ने उन्हें उनकी बड़ी बहन के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन हो सकता है कि उनकी बड़ी बहनों के बारे में उनके बड़े 4 भाइयों ने बता दिया होगा। आपका क्या विचार है पुनर्जन्म या इन कहानियों से लेकर? हमें कमेंट कर बताइए।